हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग आपको भी पता है कि ये हमारे मैनेजमेंट का सेकंड एलिमेंट है, इम्पॉर्टेंट। मैनेजमेंट के अंडर जो है 5 एलिमेंट्स हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा हुआ है, दैट इज़ फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये चैप्टर के अंदर हम पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन। Organizing can be defined as the process that initiates implementation of the plan by clarifying jobs, working relationship, and effectively deploying resources for the attainment of identified and desired result. ऑर्गेनाइजिंग आपका सिंपली एक इस टाइप का प्रोसेस है जिसके अंदर हमने जो भी प्लान बनाया था अपनी प्लानिंग के प्रोसेस में, उसको हमें क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है बाय क्लेरिफाइंग जॉब की कौन से पर्सन का कौन सा जॉब है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में किस टाइप का वर्किंग रिलेशनशिप होगा, रिसोर्सेज को एलोकेट करना बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से, सो दैट कि जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो अच्छी तरीके से अचीव कर सकें। तो वो चीज़ क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में होता है। जैसे हमने प्लानिंग में भी देखा था कोई कितने स्टेप हैं। तो जब आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो जितने मार्क्स का बनेगा आपको लगभग उतने पॉइंट्स तो लिखने ही है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लिख लो बट कम नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसे में आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं अगर आपने पूरा पैसेज टाइप लिख लिया, ऐसे टाइप। तो हमेशा बिजनेस स्टडीज़ में आपको याद रखना है कि आंसर पॉइंट वाइज ही देने हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्टली स्टेप में जब हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज। टोटल काम को अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाता है और उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटते हैं। सपोज करो कि कोई कंपनी है, शू मैन्युफैक्चर करने का काम होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अलग पर्सन को दिया जाएगा, प्रोडक्शन है, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स है, रिसर्च है, एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इस पर्टिकुलर जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा काम है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना फर्स्ट प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग का। उसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। द एक्टिविटीज ऑफ द सेम नेचर, जो भी सेम नेचर की एक्टिविटीज है उसको ग्रुप करना और उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, उसको असाइन कर देना। इट इज नोन एज ग्रुपिंग। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट करना और सेल्स करना दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इनको किसको दे सकते हैं, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के दे सकते हैं। हालांकि जब बिजनेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है तो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, सेल्स के लिए भी अलग बनाते हैं। लेकिन जब आपका बिजनेस अभी थोड़ा सा छोटे लेवल पे है तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों काम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेम नेचर के हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। एट दिस स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल और पोस्ट इज डिसाइडेड कि कौन से पर्सन को, कौन से एम्प्लॉय को क्या काम मिलेगा। द परचेज मैनेजर विल बी गिवन द टास्क ऑफ परचेजिंग गुड। परचेज मैनेजर को परचेजिंग गुड्स का टास्क मिलेगा, उस तरीके से सेल्स वाले को सेलिंग का मिलेगा, प्रोडक्शन वाले को वो सारे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उस पर नज़र रखना होगा। तो असाइनिंग ड्यूटीज जब करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी वर्क है वो उस पर्सन को दिया जाए जो उस चीज़ के लिए कैपेबल हो और जो उस काम को अच्छी तरीके से कर सकता हो। तो इस तरीके से वो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ देते हैं। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो फ्रॉम होम ही हैज़ टू टेक ऑर्डर। हर इंडिविजुअल को ये भी पता होना चाहिए कि मुझे ऑर्डर कहाँ से लेना है और मैं किस पर्सन के लिए या फिर किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। तो जिसकी वजह से सारे डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन बना होता है, तभी वो जो है ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस सही तरीके से चल सकती है। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है तो उसको लेकर जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। फर्स्टली बेनिफिट जो होता है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजिंग ईच इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हर एक पर्सन को टोटल काम नहीं दिया जाता, टोटल पार्ट का एक छोटा सा जो है काम का पार्ट दिया जाता है। दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड रिपीटेटिव परफॉर्मेंस। अब ये जो एक पर्सन है अब इस छोटे टास्क को ही बार बार करेगा तो उससे क्या होगा, उसको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, वो उस पर्टिकुलर काम में पूरा स्पेशलाइज हो जाएगा और डेफिनेटली वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट इज क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेल डिफाइंड जॉब्स। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबकी जॉब को डिफाइन कर देते हैं, उसके लिमिट्स, उसको कहाँ से ऑर्डर लेना है, कहाँ पर किस चीज़ की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसकी अथॉरिटी है, हर चीज़ को डिफाइन कर दिया जाता है। द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज क्लियरली डिफाइंड। तो जिस वजह से क्या होता है कि सबको काम करने के लिए क्लैरिटी मिली रहती है कि हाँ मुझे ये काम करना है।
थर्ड पॉइंट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज विच हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन, जिसकी वजह से कोई कंफ्यूजन और कोई भी डुप्लीकेशन की कंडीशन वहाँ पे क्रिएट नहीं होती, क्योंकि हर पर्सन को पता है कि मुझे ये काम करना है. क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. अब उससे क्या होता है, सारे के सारे काम बहुत ही अच्छी तरीके से होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इफेक्टिवली तरीके से चलता है. Fourth point is optimum utilization of resources. The proper assignment of jobs help in preventing confusion and minimizing the wastage of resources and efforts. जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं. तो मेनली आप देख रहे होगे कि पॉइंट के अंदर जो हम अंदर का मैटर है, हम एक ही चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब बात बोल रहे हैं बस घुमा फिरा के. तो बट मेनली क्या चीज़ है, आपका पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है. और अपने कॉपी में जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे उसमें सिर्फ आप हेडिंग ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला मैटर तो आप खुद ही लिख लोगे और इस पे जो है ज़्यादा टीचर ध्यान भी नहीं देते हैं. नेक्स्ट है एडॉप्शन टू चेंज. अ प्रॉपर्ली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल. एक प्रॉपर्ली तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी हो उसमें, कि अगर कुछ इस टाइप की कंडीशन आ जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से, तो वहाँ पर हम उसको चेंज भी कर सकते हैं. लाइक टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ जाए, प्रोडक्ट जो है कुछ नया मार्केट में आ जाए, रिसोर्स एंड मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे चेंज करना होता है. तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से जब बनाते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के भी कंडीशंस रखे जाते हैं. सिक्स पॉइंट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय एडिंग मोर जॉब पोजीशन, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट लाइन, न्यू ज्योग्राफिकल टेरिटरीज एटसेट्रा. अब क्या होता है, जब आपने ऑर्गेनाइजिंग अच्छी तरीके से किया है तो आपका जो बिजनेस होगा वो अच्छी तरीके से चलेगा. तो उसके बाद आप क्या करोगे, और डिपार्टमेंट बनाओगे और प्रोडक्ट लाइन उसमें जोड़ोगे. सपोज करो आपने एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, आपका ये चल गया, तो आप उससे रिलेटेड कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लाओगे. नए ज्योग्राफिकल एरिया में आप अपना जो है कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट स्टार्ट करोगे. तो इससे क्या होता है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन होता है, उसका ग्रोथ होता है. अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है. यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, विच रेफर्स टू द स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ द रिलेशनशिप विच इज क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के टाइम पे जब हम सब डिपार्टमेंट के अंदर रिलेशनशिप जो क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो होता है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. The structure provides a basis और framework for the manager and other employee for performing their function. वहीं से उन्हें एक फ्रेमवर्क पता चल जाता है कि हाँ हमें किस तरीके से काम करना है, मैनेजर के लिए भी और साथ ही साथ एम्प्लॉय के लिए भी. अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है आपके टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर. जब हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिवाइड कैसे करते हैं, उसके फंक्शन के हिसाब से, कि सेल्स डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, परचेज डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, उस तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग कर दिया. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर उस तरीके से है. डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, कि आप बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट बनाते हो, तो अलग अलग प्रोडक्ट को ही आपने क्या कर दिया, उनका डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिया. अब इन दोनों के लिए देखेंगे इसके एडवांटेजेस, क्या लिमिटेशन है, कहाँ पर ये सुटेबल हो सकता है. और बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़ भी, दोनों को आपको कर लेना है. कभी कभी डिफरेंस में भी पूछ लेते हैं और कभी कभी आपका नॉर्मल भी क्वेश्चन आ जाता है. सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर. इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड. एक्टिविटीज़ को पहले ग्रुप करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर फंक्शंस को देखते हुए डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ऑल दी जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. जितने भी काम है प्रोडक्शन के अंदर तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अंदर दे दिया जाएगा. सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर दे दिया जाएगा. जैसे मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था. सूटेबल कहाँ पर है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. ये वहाँ पर सूटेबल है जो बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, बहुत ही हाई लेवल पे बना रहे हैं. तो उसमें क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग कर देना ही सही होगा. ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल. और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये काम करता है जहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर एक एक चीज़ भी बहुत मायने रखती है, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, इस फंक्शनल स्ट्रक्चर को जो है यूज़ किया जाता है. अब बात करते हैं एडवांटेजेस की. तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आपने एक डिपार्टमेंट को एक ही काम दिया हुआ है. बेटर डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस विच रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन एंड इट इज कॉन्सिक्वेंट बेनिफिट. अब एक पर्सन सेम बंदा वही काम करता रहेगा तो वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड. All the person working within a department are specialists of their respective job. It makes coordination easier at department level. तो department level पे उनकी coordination काफ़ी अच्छी बनी रहती है, जो भी अंदर जो है काम करते रहते हैं अपने respective job को लेकर. Third point is help in increasing managerial efficiency. अब यहाँ पर मैनेजर की एफिशिएंसी भी काफ़ी इंक्रीज होती है.
Manager of one department performs same type of function again and again, which makes them specialized and improves their efficiency. फोर्थ पॉइंट इज मिनिमाइज कॉस्ट, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट। यहाँ पर कोई भी काम का डुप्लीकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है सही रहता है और कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज़ में हर चीज़ की लिमिटेशन है, एडवांटेजेस भी होते हैं, दोनों डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं इसके कुछ पॉइंट डिसएडवांटेजेस के। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ईच डिपार्टमेंट हेड वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन बेसिस। अब हर डिपार्टमेंट का हेड जो है वो अपनी इच्छा से काम करता है, वो हमेशा अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा वेटेज देता है कि हाँ मेरा जो डिपार्टमेंट है वो सही काम करे और बाकी से उसे कोई मतलब नहीं होता। तो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसको इग्नोर किया जाता है, बल्कि लोग किस पे फोकस करते हैं, अपने डिपार्टमेंट पे फोकस करते हैं। सेकेंड पॉइंट, डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। वही वाली बात आ गई कि डिपार्टमेंट के हेडवर्क अपने इच्छा से काम करते हैं, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट के अंदर तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। थर्ड पॉइंट इज हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, बिकॉज ईच एम्प्लॉय, अब एक पर्सन एक ही एम्प्लॉय जो है एक ही काम कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, पूरे जॉब का सिर्फ एक ही पार्ट में वो स्पेशलाइजेशन उसको मिलेगा। इन फ्यूचर मान लो उसको यहाँ से जॉब छोड़नी पड़े या उसकी जॉब छूट जाती है तो वो कहीं और जाएगा, तो उसको पर्टिकुलर वही काम देंगे तब तो वो चलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एम्प्लॉय का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जब एंटरप्राइज को डिवाइड करते हैं। लाइक कोई बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस टाटा टाइप, तो क्या करते हैं, मेटल स्टील भी बना रहे हैं, प्लास्टिक भी बना रहे हैं, कॉस्मेटिक्स भी बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, डिटर्जेंट बना रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें बनाते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो वो होता है आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। या ये मतलब किस किस कंडीशन में सुटेबल है, फॉर द एंटरप्राइज वेयर लार्ज वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड। ये उस एंटरप्राइज के लिए ठीक होता है जहाँ पर बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। एग्जाम्पल में वही आपका टाटा है, बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करती है, उस तरीके से रिलायंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। तो इस तरीके से जो है। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड्स टू ऐड मोर एम्प्लॉयज, मोर डिपार्टमेंट और इंट्रोड्यूस न्यू लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और ऐसे डिपार्टमेंट के लिए भी काम कर रहा है जहाँ पर कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे धीरे क्या करती है, अपने यहाँ और एम्प्लॉय को ला रही है, बहुत सारे डिपार्टमेंट बना रही है, नए लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्रिएट करी, तो वहाँ पर के लिए भी ये कंडीशन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका क्या एडवांटेज है। फर्स्ट पॉइंट है इसका क्विक डिसीजन मेकिंग। डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग हिज डिवीजन इंडिपेंडेंटली विच मेक्स डिसीजन क्विक एंड इफेक्टिव। वहाँ पे डिविजनल मैनेजर, सपोज करो कि कोई मैनेजर है जो कि क्या कर रहा है, जो भी उसके यहाँ कॉस्मेटिक्स बन रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, सारे डिसीजन खुद ले सकता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अलग मिलेगा, रॉ मटेरियल वाले के लिए अलग मिलेगा, परचेज मैनेजर से, तो यहाँ पर नहीं है। वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर जो एक प्रोडक्ट बन रहा है उसका पूरा डिविजनल मैनेजर होता है, तो इस केस में वो कोई भी डिसीजन बहुत ही क्विकली तरीके से ले सकता है। सेकेंड, डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असिस्ट। यहाँ पर डिविजनल रिजल्ट पता कर चल सकता है कि कौन से प्रोडक्ट से मुझे बेनिफिट हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट से मुझे लॉस हो रहा है, तो उसको बंद भी किया जा सकता है। जब अगर आप उस तरीके से अलग अलग बांटोगे तो शायद आपको पता ना चले कि कहाँ पर क्या चल रहा है। थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या, ग्रोथ और एक्सपेंशन बना रहता है, और इसके अंदर क्या है, आपका जो पुराना वाला डिपार्टमेंट है उसको आप डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हो, सीधे डायरेक्टली अगर जैसे आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए अलग ही डायरेक्ट आपका क्या हो रहा है, अलग ही उसके लिए आप डिवीजन क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए अलग मैनेजर, उसके लिए सब कुछ अलग अलग हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आप एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट्स। इट मे कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट डिवीजन ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर अलग अलग डिवीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक पर्सन हेड है, वो उसके पास आप रिसोर्सेज यूँ मत सोचो कि हाँ स्टील वाले को भी वही चाहिए, कॉस्मेटिक वाले को भी यही चाहिए, बट हर चीज़ के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस, और फाइनेंस जो है अलोकेट करने में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट हो जाता है। सेकेंड है डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन। हर फंक्शन को क्या करते हैं, हर डिवीजन पे काम हो रहा है, लाइक जो परचेजिंग का काम हर डिवीजन में होगा, सेल्स का काम हर डिवीजन में होगा, एडवर्टाइजमेंट सब लोग अलग अलग तरीके से क्रिएट करें, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे एफर्ट्स
लगाने पड़ते हैं, डुप्लिसिटी हो जाता है कामों का, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज सेल्फिश एटीट्यूड। ईच एवरी डिवीजन ट्राइज टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस। हर डिवीजन क्या चाहता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है सबसे बेस्ट हो, एंड समटाइम इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन। और कभी कभी तो वो दूसरे डिवीजन को लॉस में डलवा कर या फिर कुछ कुछ करके उसको नीचा दिखाकर अपने आप को क्या करते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वो सेल्फिशनेस एटीट्यूड निकल कर आता है। और उसके बाद जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, दो टाइप के, अभी तो हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखा था। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो है दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसको और साथ में आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन है और डेलीगेशन है, ये सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।